गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आपको जो कल की अपनी क्लास है उसी के कंटिन्यूशन में पढ़ाने जा रही हूँ। कल हमने चर्चा की थी यूएनओ के बारे में कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, इसके सदस्यता कैसे मिलती है, सदस्यों को निलंबित कैसे किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, कौन है जो इसके सदस्य बन सकते हैं वगैरह वगैरह। उसी कंटिन्यूशन में उसी क्रम में हम आज पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में अपनी भूमिका निभाता है। ऑब्वियस है उसके कुछ ऑर्गन्स होंगे, कुछ अंग होंगे, उन्हीं के द्वारा वह अपनी भूमिका निभाने में सफल हो पाता है या उन्हीं के द्वारा वह अपनी भूमिका निभा पाता होगा, और उन्हीं के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं बच्चों वो है 6 अंग है, 6 ऑर्गन्स हैं जो इसके मुख्य हैं। वो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये प्रमुख 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं जिसके द्वारा वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाने का काम करता है। आज की क्लास में हम इसका जो एक अहम अंग है महासभा, जिसको जनरल असेंबली भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। तो महासभा के गठन की बात करूं बच्चों तो इसके गठन यानी इसका संगठन बनता है कि जितने भी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं यूएनओ के, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं यूएनओ के, सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य जो यूएनओ के मेंबर है वो महासभा के भी मेंबर हैं, और सभी सदस्य राष्ट्रों को 5 प्रतिनिधि इसमें भेजने का अधिकार दिया गया है। हाँ, यह अलग बात है कि उन 5 में से वोट सिर्फ एक ही कर सकता है, यानी एक देश का एक ही वोट माना जाएगा। 5 प्रतिनिधि भेजने का मतलब यह नहीं है कि 5 प्रतिनिधि किसी भी विवाद पर जब निर्णय होने जा रहा है तो वोट करेंगे। तो आपने सुना कि सारे सदस्य जितने भी यूएनओ के हैं वो इसके मेंबर होंगे, और हर सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महासभा का आकार क्या होगा, और उसके इस जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक आकार के कारण ही इसको मानव समाज की चेतना का केंद्र या विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, संसार की नगर सभा, विश्व की लघु संसद, मानव पार्लियामेंट आदि आदि नाम भी दिए गए हैं। सामान्य शब्दों में कहूँ तो यह समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, यानी विश्व के अधिकांश राष्ट्र महासभा के सदस्य होने के कारण यह विश्व की जनप्रतिनिधि संस्था कही जा सकती है या मानी जा सकती है। अब बात करते हैं महासभा में जो निर्णय होते हैं यानी मतदान प्रक्रिया के बारे में इसकी, कि महासभा में बच्चों जब भी कोई विवाद, जब भी कोई समस्या सामने आती है तो निर्णय 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से ऐसे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब निर्णय लेना होता है तो जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, और जो साधारण प्रश्न हैं उन पर उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण बहुमत से ही निर्णय लिया जाएगा। यानी मतदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अलग तरीके से निर्णय और साधारण प्रश्नों पर अलग तरीके से निर्णय होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिस पर कि 2/3 बहुमत से निर्णय होने जा रहा है वो कौन से प्रश्न हैं? तो वो प्रश्न हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए चूँकि यूएनओ की स्थापना की गई है तो उससे संबंधित जितने भी सिफारिशें हैं, जितने भी समस्याएं विवाद हैं, वो साथ ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों, न्यास परिषद के सदस्यों आदि सभी के निर्वाचन को भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को प्रवेश देने का काम है, या जो सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का निलंबन है,
सदस्यों का निष्कासन है और बजट है जो यूएनओ का, उसको भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया गया है, जिन पर यदि निर्णय करना होता है तो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि ये निर्णय ऑब्वियस अधिवेशन में ही लिए जाते रहे होंगे या लिए जा सकते हैं। तो महासभा के अधिवेशनों की बात करें बच्चों, तो इसका जो वार्षिक अधिवेशन है वो सितंबर के दूसरे या तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक, या आप कह सकते हो क्रिसमस तक चलता है। और अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, मुख्य रूप से जो 6 समितियां हैं उनके सभापति आदि सभी निर्वाचित किए जाते हैं और पूरी जो अधिवेशन की प्रक्रिया है वो इनके निर्देशन में, नियंत्रण में चलती है। इसके अलावा बच्चों, यह जो वार्षिक अधिवेशन है, इसके अतिरिक्त भी यदि विश्व में कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए, या आप कह सकते हो कोई ऐसी समस्या या विकट स्थिति पैदा हो जाए कि उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है महासभा का, परंतु कोई निर्णय करना आवश्यक हो रहा है, तो इसके विशेष अधिवेशन बुलाने का भी प्रावधान है। यह विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए 2-3 प्रावधान रखे गए हैं यूएनओ में, कि एक तो महासभा के सदस्य या सुरक्षा परिषद के सदस्य बहुमत से यह विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं, इसका आह्वान कर सकते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो 15 दिन के अंदर इसकी बैठक या इसका विशेष अधिवेशन बुला सकता है। और अत्यावश्यक परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सहमति से केवल 24 घंटे की पूर्व सूचना पर भी विशेष अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। और यह स्थिति हम देख सकते हैं, जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया था। उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे निपटने के लिए महासभा का विशेष अधिवेशन का, जो 24 घंटे की पूर्व सूचना पर बुलाया गया था, का आह्वान किया गया था। अब बात करते हैं बच्चों महासभा के अधिकार, कर्तव्यों या कार्यों के बारे में। तो सार रूप में मैं बताना चाहूँगी आपको कि महासभा, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, यह विश्व की लघु संसद कहते हैं इसको, यानी लगभग विश्व में जितने भी नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ऐसे में यह यूएनओ के समक्ष होने वाले लगभग सभी विषयों, सभी विवादों पर वाद विवाद करने का अधिकार रखती है। फिर वह सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ही क्यों न विचाराधीन हो, परंतु हाँ, सिर्फ वह वाद विवाद ही कर सकती है। जब तक सुरक्षा परिषद न चाहे वह उन पर निर्णय नहीं दे सकती या नहीं ले सकती। इसके अलावा जो महासभा द्वारा कार्य किए जाते हैं बच्चों, वो 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक तो ऐच्छिक है और दूसरे अनिवार्य है। ऐच्छिक कार्यों में तो वह जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है और इसके लिए जितने भी प्रयास हैं वो करने आते हैं। और अनिवार्य कार्यों में जो मुख्य रूप से उसको करने ही हैं, वो जो सबसे अहम है वो तो है यूएनओ का आय व्यय का ब्यौरा रखना, यानी कि बजट बनाना। दूसरा है जो अनिवार्य काम जो महासभा करती है वह है सुरक्षा परिषद और अन्य जितने भी यूएनओ की संस्थाएं, संगठन हैं, उनके द्वारा जो महासभा को रिपोर्ट भेजी जाती है उस पर विचार विमर्श करना। साथ ही न्यास परिषद जो एक अंग है उस पर निरीक्षण रखना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शिक्षा संबंधी और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निरंतर अध्ययन, जांच पड़ताल करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग, सहायता, सद्भाव को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना भी महासभा का एक अनिवार्य कार्य है। साथ ही
प्रत्येक व्यक्ति को विश्व में, चूँकि यह लगभग सभी नागरिकों का, विश्व के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है बच्चों, तो लगभग महासभा से ये उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा और धर्म के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में सहायता दे या ऐसी परिस्थितियां बनाए कि सभी प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में सक्षम हो सके। अब बात करते हैं बच्चों शांति एकता प्रस्ताव। ये एक ऐसा प्रस्ताव था बच्चों जिसने महासभा को, जो अब तक केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर जो विषय उत्पन्न हो रहे थे, विवाद उत्पन्न हो रहे थे, उस पर केवल वाद विवाद का अधिकार दे रखा था, निर्णय करने की सुदृढ़ स्थिति या सक्षम स्थिति नहीं प्रदान की थी। परंतु यह एक प्रस्ताव जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, उसने यूएनओ में महासभा की भूमिका को बदल कर रख दिया है। बदल कर ऐसे कि महासभा की भूमिका अब सुरक्षा परिषद के समकक्ष न सही, परंतु उसके बराबर सी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विवादों को समाधान में होने लगी थी या हो रही थी। तो अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसने महासभा को एक सुदृढ़ और एक सक्षम या शक्तिशाली स्थिति प्रदान की, उसके महत्व में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके महत्व में वृद्धि की। तो बच्चों 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो पारित किया गया था, उसके फलस्वरूप अब महासभा को भी यह अधिकार हो गया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विवादों या समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक कार्रवाई, सेना का उपयोग करने का अधिकार रखती है, या इस प्रस्ताव के फलस्वरूप उसको भी अब सामूहिक कार्रवाई करने का, सेना का उपयोग करने का या उसकी सिफारिश करने का अधिकार मिल गया था। साथ ही विश्व शांति व सुरक्षा स्थापित करने में यदि सुरक्षा परिषद असमर्थ हो जाती है, यानी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिलने के कारण यदि किसी समस्या का संविधान इस वीटो में उलझ जाए, तो 24 घंटे के अंतर्गत महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसमें वो समस्या फिर समाधान के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। और इस प्रकार आपातकालीन अधिवेशन के अंतर्गत जो कि बुलाए गए थे, जबकि महासभा को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला था बच्चों, वो था जैसे 1950 में साम्यवादी चीन कोरिया के संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की। 51 में महासभा ने साम्यवादी चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया था। फिर सामूहिक कार्रवाई, आर्थिक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की थी। साथ ही जो 56 में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था, उस समय भी जो आपातकालीन अधिवेशन बुलाकर इन समस्याओं का, इन विवादों का महासभा ने समाधान किया था, वो शांति एकता प्रस्ताव के द्वारा जो उसको शक्ति प्राप्त हुई थी, उसके अंतर्गत ही किया गया था। अब इस प्रस्ताव में जो मुख्य रूप से धाराएं उल्लेखित है बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर इस प्रस्ताव के द्वारा यदि सामान्य या सार रूप में या संक्षेप में मैं बताना चाहूँ, तो महासभा इस प्रस्ताव के तहत अब वो हर समस्या या वो समस्या का समाधान करने में सक्षम हो गई थी, या उस समस्या का समाधान अपने स्टेज पर, अपने अंतर्गत कर सकती थी, जो समस्या का समाधान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के बार बार वीटो करने के कारण नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार शांति एकता प्रस्ताव ने महासभा की जो यूएनओ में भूमिका को है उसको सुदृढ़ किया, उसकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की और उसके महत्व में भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वृद्धि की। इस प्रकार बच्चों महासभा की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसमें शांति एकता प्रस्ताव का एक अहम योगदान रहा है। अब इसमें जो मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो इस प्रकार से थी। शांति एकता प्रस्ताव में जो मुख्य धाराएं हैं वो इस प्रकार से थी। पहली है, सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों
या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरी जो धारा थी वह थी कि 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति या उसको खतरा होने की संभावनाओं का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट भी पेश करेगा। तीसरी जो धारा थी वह थी 14 सदस्यीय एक सामूहिक समिति की भी स्थापना की जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करके उससे संदर्भित सिफारिशें पेश करेगी। अगली जो धारा शांति एकता प्रस्ताव में थी, शांति के लिए एकता प्रस्ताव में थी, वह यह थी बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्र अपनी सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे या रखेंगे। साथ ही अगली जो धारा थी उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पाने के लिए सदस्य राष्ट्रों से यह आशा की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रति, उद्देश्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखें और आर्थिक स्थिरता, विकास और सामाजिक प्रगति के लिए भी उनसे आग्रह किया गया या उनको आश्वासन देने का निवेदन किया गया। इस प्रकार शांति एकता प्रस्ताव में ये मुख्य रूप से 5 धाराएं थी। इस बीच महासभा में एक छोटी असेंबली के नाम से भी एक अंतरिम समिति का निर्माण किया गया था 13 नवंबर 1947 को। उसके पीछे कारण यह बताया गया बच्चों कि 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के बारंबार वीटो के कारण और परस्पर उग्र विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्र अपना कार्य करने में लगभग असफल सा हो रहा था। तो ऐसे में इस अंतरिम समिति का निर्माण किया गया, जिसमें महासभा का प्रत्येक सदस्य इसमें एक सदस्य भेज कर जो भी यूएनओ के समक्ष समस्याएं आ रही थी उन पर विचार करने लगा था। यह 2 बार 1 वर्ष के लिए बनाई गई थी ये छोटी असेंबली, जिसको नाम दिया गया अंतरिम समिति। बाद में इसको 1949 में अनिश्चित अवधि के लिए वापस स्थापित भी किया गया, परंतु चूँकि यूएनओ में हम सब समझते हैं कि जब तक सुरक्षा परिषद की मंशा नहीं हो कोई भी अंग भली भांति काम करने में सफल नहीं हो सकता। और ऐसा ही इस छोटी असेंबली जो महासभा द्वारा बनाई गई थी अंतरिम समिति, उसका भी हाल हुआ कि 1952 के बाद इसकी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनकी मंशा थी कि यह सक्रिय रूप से कार्य न करें। तो इस प्रकार बच्चों महासभा के गठन, मतदान प्रक्रिया, उसके अधिकार, कर्तव्य, कार्य और उसके महत्व में वृद्धि करने वाले शांति के लिए एकता प्रस्ताव को हमने पढ़ा है। और अब हम इसको जो इस क्लास का है वो समापन करेंगे कि जो महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था 3 नवंबर 1950 को, उसके कारण महासभा की जो महत्व में, जो प्रतिष्ठा में, शक्तियों में, जो भूमिका में वृद्धि हुई है, उसके पीछे क्या कारण थे, तो उसका हम इस प्रकार से विवेचन कर सकते हैं, विवरण दे सकते हैं कि इन कारणों से महासभा की प्रतिष्ठा में, शक्तियों में या उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में वृद्धि हुई। तो पहला तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि चूंकि इसमें सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और ऐसे में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बनी हुई है, तो इसके द्वारा जो भी निर्णय किए जाते हैं बच्चों, उनकी उपेक्षा करना किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए थोड़ा असंभव सा हो जाता है, या आप कह सकते हो कि संभव नहीं हो पाता है। दूसरा जो कारण था इसके महत्व में वृद्धि का, वह यह था कि आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा ने अब तक जितने भी प्रस्ताव पारित किए हैं उनका असाधारण महत्व है। यानी उन प्रस्तावों ने समस्याओं को
तुरंत समाधान प्रस्तुत किया है और इसने भी उसकी शक्तियों में, प्रभाव में, प्रतिष्ठा में, महत्व में बढ़ोतरी की है। अगला जो इसके महत्व में वृद्धि हुई उसका कारण ये भी है कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया जाता रहता है और जिसके कारण किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, ऐसे में शांति एकता प्रस्ताव के द्वारा जो महासभा को उन विषयों को, उन विवादों को सुनने का अधिकार दिया है, इसके कारण भी इसकी प्रतिष्ठा में, महत्व में या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी भूमिका को बढ़ाने में एक अहम कारण रहा है। अगला जो काफ़ी अहम कहा जा सकता है, जो इसकी भूमिका और महत्व में बढ़ोतरी करता है बच्चों, वह यह है कि इसकी सदस्य संख्या में निरंतर जो बढ़ोतरी हो रही है। हमने पढ़ा कि पूर्व में इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या थी केवल मात्र 51 और आज इसकी सदस्य संख्या हो गई है 193। तो जो निरंतर इसके सदस्य संख्या बढ़ रही है और सारे सदस्य देश महासभा के में प्रतिनिधित्व देते हैं, तो यह अपने आप ही इसके महत्व को बढ़ाने वाला कारण बन जाता है। अगला जो इसके महत्व और बढ़ोतरी में वृद्धि कर रहा है वह यह है कि इसको जो ये आपातकालीन सेना की नियुक्ति का अधिकार मिला है शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा, यह भी महासभा को एक की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि करने का एक कारण बना है। इसके अलावा महासभा को सुरक्षा परिषद के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर भी विचार करने का अधिकार है। हालांकि वह उन पर निर्णय तब तक नहीं कर सकती जब तक कि सुरक्षा परिषद इसकी सिफारिश न करे, परंतु यह भी बड़ी बात है बच्चों कि सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर वह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर या समस्या और समाधान पर वाद विवाद, विचार विमर्श कर सकती है और उसकी यह शक्ति इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का एक अहम कारण भी बनी है। साथ ही महासभा को जो अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार दिए गए हैं, यानी जो विभिन्न सारे अंग जो हैं वो महासभा को ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करने का, उसका निरीक्षण करने का, उनकी कमियां निकालने का जो अधिकार है वो महासभा के पास है। तो यह भी इसके महत्व को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने यूएनओ के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक जो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अंग है महासभा, उसके बारे में इस क्लास में पढ़ा और मैं इस क्लास का समापन यह कहते हुए करूँगी कि महासभा चूँकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, तो चाहे यूएनओ के चार्टर में इसको भले ही अधिकार नहीं दिए गए हों, परंतु विश्व जनिमत के द्वारा अधिकार दिए जाने के कारण यह अपने महत्व को बनाए रखने में सफल रही है और कई बार विश्व में ऐसे अवसर पैदा हुए हैं जो सुरक्षा परिषद के समक्ष समाधान जिनका नहीं हो पाया है, उनका समाधान महासभा ने किया है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सुरक्षा परिषद जो एक अति महत्वपूर्ण अंग है उसके संगठन कार्यप्रणाली के बारे में। थैंक यू बच्चों।